तो आज की सीरीज से हम विजन का आईएएस का मंथली मैगजीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगस्त अगस्त 2023 का अगस्त 2023 का हम पार्ट 1 यहाँ पे देखेंगे। पार्ट 1। तो सब देखिए, मंथली मैगजीन है। अब थोड़ा इसमें टॉपिक कौन सा है अगस्त के महीने में, ये देख लीजिए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का है। भारत के आपराधिक कानून में सुधार, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू, एकल मतदाता सूची, चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं। इसी तरह देखिए, ये सब टॉपिक पॉलिटी में देखेंगे। तो अब हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, पॉलिटी में सबसे पहला पार्ट कौन सा है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। देखिए ये क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक डीपीडीपी 2023 को मंजूरी दे दी है। ये क्या है, पूरा मुद्दा जानिए। देखिए, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, ये केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ बाद में निजता मतलब प्राइवेसी को लेके मूल अधिकार में मान्यता दे दी थी। क्या प्राइवेसी को लेके क्या की थी? मूल अधिकार में मान्यता दे दी थी। इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का शुरुआत मौजूदा प्रस्तुत किया था। इस समिति का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। देखिए, ये हमको याद रखना है, समिति का गठन किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी द्वारा किया गया था। देखिए, बाद में सरकार ने इस मसौदे को संशोधित किया और इसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पीडीपी विधेयक 2019 में क्या बन गया? ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नाम से संसद में पेश किया। इसके बाद इस विधेयक को संसद के 2 सदनों की संयुक्त समिति जेपीसी जेसीपी के पास भेजा गया। अब संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक में व्यापक बदलाव किए। समिति द्वारा किए गए बदलावों का हवाला देते हुए 2022 में सरकार ने पीडीपी देखिए, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पीडीपी 2019 को वापस ले लिया। देखिए, ये जो बना था 2019 में, इसको 2022 में वापस ले लिया गया। कौन सा था? व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को वापस ले लिया गया। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को एक मिनट दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा। देखिए, ये वापस ले लिया गया। उसके बाद मेटी ने जनता की राय जानने के लिए डीपीडीपी विधेयक 2022 डीपीडीपी विधेयक 2022 का एक मसूदा जारी किया। यह मसूदा विधेयक संसद से पारित होने के बाद डीपीडीपी
अधिनियम बन गया। ये डीपीडीपी क्या था, ये अभी हमने जाना था। देखिए यहाँ पे है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। देखिए इसमें कौन कौन सा बिल है। पहला तो ये है डीपीडीपी बिल, और दूसरा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो 2019 में बना था, पीडीपी। अब देखिए डीपीडी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में क्या है। डीपीडीपी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। इसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, और केवल विधेय उद्देश्यों के लिए ही डेटा को प्रोसेसिंग किया जाएगी। ये किस लिए किया जाएगी, जैसे कि कानून में अगर किसी को शक हुआ तो पुलिस के द्वारा किसी का मोबाइल फोन द्वारा डेटा लिया जा सकता है। अगर देश की हित की बात हो उस टाइम भी लिया जा सकता है, तो इस टाइम उसका प्रोसेसिंग किया जा सकता है। लेकिन अन्य कारणों से किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा का संरक्षण किया जाएगा, उसका किसी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। वह डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है व्यक्तिगत डेटा कहलाती है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, भंडारण या कोई और उपयोग के लिए डेटा फिड्यूसरी पर कोई उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मतलब डेटा का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिससे रॉ डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसे उपयोगी जानकारी में बदला जाता है। डेटा की प्रोसेसिंग करने वाली व्यक्ति या कंपनी और सरकारी संस्था को डेटा फ्यूजिशरी कहा जाता है। डेटा फ्यूजिशरी जो संस्था या कंपनी डेटा के संरक्षण डेटा का मतलब अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजिशरी, डेटा फ्यूजिशरी। यह डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी अर्थात वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है के अधिकार और व्यक्ति कर्तव्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड का भी प्रावधान करता है। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह आ जाइए, अब आगे चलते हैं। देखिए विशेषता, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी पर लागू होगा, किस पर लागू होगा, देखिए कौन पुलिस, देखिए जैसे देश की हित की बात होगी तो इसका उपयोग कर सकता है। सैनिक की सुरक्षा की बात हो तो वहाँ पे यूज कर सकता है। पुलिस को और किसी की निगरानी करना हो तो ये कर सकता है। अगर व्यक्तिगत उद्देश्य से, देखिए कोई अगर अपना उद्देश्य निजी उद्देश्य के लिए करे, निजी उद्देश्य के लिए ये लागू नहीं हो सकता, वो दंड का भागीदारी बनेगा निजी उद्देश्य के लिए। इसी तरह सहमति देखिए, सहमति डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। किसके द्वारा, देखिए डेटा प्रिंसिपल द्वारा, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। हालांकि डेटा प्रिंसिपल को किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है। ऐसे मामले जिनसे सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए,
वैध उपयोग के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, वैध उपयोग के लिए चिकित्सा के लिए भी यूज कर सकता है, और वैध मतलब जो अवैध ना हो, अवैध के लिए नहीं किया जा सकता, वैध के लिए बिना अनुमति का भी किया जा सकता है। किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उसके माता पिता या कानून संरक्षण द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, देखिए ये बोर्ड है, भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये इनमें केंद्र सरकार द्वारा डीपीडीआई के गठन, डीपीडीआई 2023 अभी जो बन रहा, देखिए बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नियमों का अनुपालन की निगरानी करना और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना, ये पहला प्रावधान है, इसका कार्य है। और दूसरा क्या है, डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फ्यूजिशरी को निर्देश देना, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतें की सुनवाई करना, बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे। देखिए इस डीपीबीआई इसमें 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए ही नियुक्ति पहला प्रावधान है, लेकिन बाद में उसका नियुक्ति बढ़ा भी सकता है, पुनः नियुक्ति भी कर सकता है। ये हमको याद रखना कि 2 वर्ष और उसका बाद मतलब पुनः बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको आगे के लिए फर्दर नहीं बढ़ा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। डीपीबीआई के किसी निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकार, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकार TDSAT में अपील की जा सकेगी। देखिए अगर इसके विरुद्ध अगर मान लीजिए कोई हमारा डेटा हैक कर लिया, तो हमें कहाँ जाना है, तो ये यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे जाना है TDSAT में, दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकार, यहाँ पे निवेदन देना है। अब आगे चलते हैं। देखिए राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। देखिए डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे। डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा को सुधार और उसे हटाने की मांग, एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फ्यूजरी के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार, मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार, डेटा प्रिंसिपल द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए, कर्तव्य को उल्लंघन करने पर डेटा प्रिंसिपल, देखिए उल्लंघन होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक्ट है, प्रिंसिपल है, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ डेटा प्रिंसिपल, ये हमारा ये अधिकार दिया गया है। अगर झूठी पता चला कि ये झूठी है या व्यर्थ में टाइम पास करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो आप पे वो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। इसी तरह डेटा फ्यूजरी के दायित्व, डेटा फ्यूजरी के क्या दायित्व हो सकता है, तो डेटा फ्यूजरी प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारण करने वाली इकाई के निम्नलिखित दायित्व होंगे। डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, मतलब डेटा को सुरक्षित करना उसकी दायित्व होगी। डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने की उचित सुरक्षा उपाय करना, डेटा ब्रीच की स्थिति में डीपीबीआई और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना, उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानून उद्देश्य के लिए
इसे बनाने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्ति डेटा को डिलीट कर देना। महत्वपूर्ण डेटा फ्यूजिशरी, सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूजिशरी। देखिए, केंद्र सरकार किसी डेटा फ्यूजिशरी को महत्व डेटा फ्यूजिशरी घोषित कर सकती है यदि वह अधिक मात्रा में संवेदनशील व्यक्ति डेटा का प्रबंधन करता है। डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है, उस समय भी ये महत्व डेटा फ्यूजिशरी कर सकता है। डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र, लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना। एसडीएफ महत्वपूर्ण डेटा फ्यूजिशरी के पास डेटा सुरक्षा अधिकार और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने तथा प्रभाव आकलन करने जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व होंगे। ये इसके कार्य है। अधिनियम के तहत दी गई छूट, छूट कौन कौन सी होगी, किस देश? सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में ऐसा किया जाएगा। अनुसंधान संग्रहण या सांख्यिकी उद्देश्य, अनुसंधान संग्रहण या सांख्यिकी उद्देश्य, स्टार्टअप या डेटा फ्यूजिशरी के अन्य अनुसूचित श्रेणियों के लिए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। कानून के मामलों में किया जा सकता है, कानूनी अधिकार और दावों को लागू करने के लिए, न्यायिक या विनियामक संबंधित कार्य करने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, गैरकानूनी निवास, इस तरह के लिए इसका यूज किया जा सकता है, मतलब डेटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। इसी तरह बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग, किसी बच्चे की व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग डेटा फ्यूजिशरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य जिससे बच्चे के कल्याण पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़े, ऐसा कार्य न हो। बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना या उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना, ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो दंड का पार्ट बन सकता है। भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण, जैसे विदेश के लिए, यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। जैसे भारत के बाहर, जैसे कोई भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके डेटा का हस्तांतरण कर सकता है, उस व्यक्ति की डेटा का कर सकता है। जुर्माना, यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माना का प्रावधान करता है। बच्चे से संबंधित आयत को पूरा न करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना, डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 रुपये का जुर्माना। देखिए, अधिनियम की सीमाएं, ये सब हमने जान लिया कि क्या क्या सीमाएं हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। मुआवजे का प्रावधान, इस अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की धारणा 43A को हटा दिया गया। इस धारा के तहत उपयोगकर्ता के डेटा के दुरुपयोग के मामले में कंपनी को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता था। तो ये भी पूछ सकता है कि इस डीपीबीआई के साथ कौन सा अधिनियम हटाया गया, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम हटा दिया गया 14A धारा 14A को। इसी तरह आगे पढ़ लेंगे।
देखिए आरटीआई की छूट, ये अधिनियम, ये आपको पढ़ लेना है। मेन मुद्दा क्या था वो हमने बता दिया। इसी तरह अब अगले पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्या है, भारत के आपराधिक कानून में सुधार, रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल्स लॉ। देखिए भारत सरकार ने भारत में मौजूद आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किया है। प्रतिस्थापित मतलब बदलने के लिए, बदलने मतलब इसका केवल नाम बदलेगा। देखिए ये 3 विधेयक में शामिल है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड की जगह पे देखिए ये अंग्रेज के टाइम से ये चल रहा है। इंडियन पैनल कोड ये सब जो है ये अंग्रेज के टाइम से चल रहा है, तो इसको बदल के, आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता, इसमें बदलने के लिए विधेयक पेश किया गया है। आईपीसी कब स्टार्ट हुआ? 1860 में। इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता, देखिए आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये हमको याद रखना। आईपीसी की जगह पे क्या है? भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। इसकी जगह पे क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता को क्या बदल दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसी तरह हमारा अगला कौन सा है? तीसरा, ये 3rd नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक। देखिए ये जो अधिनियम था उसको विधेयक में बदल दिया, बदलने की कोशिश करने जा रहा। अभी ये पूरा मामला पास नहीं हुआ है, लोकसभा में केवल भेजा गया है। इस विधेयक को अस्थायी समिति के पास विचार करने के लिए भेजा गया है। इस विधेयक की आवश्यकता क्यों, ये बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके बारे में देखिए। न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटने हेतु केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सम्मिलित रूप से लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित है। मतलब अभी हमारे भारत में 4.7 करोड़ मामले ऐसे ही पड़े, जिसका कोई नहीं हो रहा है। तो समय पर न्याय प्रदान करने हेतु जटिल कानून प्रक्रिया और संसाधन की कमी के कारण कई विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेल में बंद है। जेलों में ऐसे कैदियों की संख्या 70% है, जिसके मामले में भी जांच भी नहीं हुआ, उसको भी देखिए जेल में बंद कर दिया गया, उसका कोई प्रावधान नहीं निकल रहा। तो इस तरह के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। देखिए दोषी सिद्ध दर में वृद्धि हेतु, देखिए क्या हो रहा है कि कोई दोषी गिरफ्तार हो गया लेकिन बाद में पता चला कि वो दोषी है ही नहीं, और उसे जेल में 5 साल 10 साल से रखा गया है, क्योंकि कोर्ट की समस्या है, इतना केस लंबित पड़ा है। तो इसके बारे में देखिए 50% ऐसा मामला है जिसको अभी अपराधी के घोषित मतलब सिद्ध नहीं हुआ है, वो भी दंड मतलब जेल में है। इस अक्षमताओं में निम्नलिखित शामिल है। देखिए अपर्याप्त प्रोसेसिंग जांच, प्रोसेसिंग मतलब नहीं हो रहा है, पुलिस संबंधी कर्मियां और कानून परिवर्तन या शक्तिशाली व्यक्तियों का अभाव, ये 3 मुख्य बिंदु दिया गया है। अपर्याप्त प्रोसेसिंग, पुलिस संबंधी कर्मियां, कानून प्रवर्तन पर शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि।
इसी तरह हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास हेतु आपराधिक देखिए, सामाजिक परिवर्तनों से तालमेल बिठाने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एक विकसित और अनुकूल आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही साक्ष्यों को एकत्र करने, उनके भंडारण और प्रस्तुत में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने से अपराध के संदर्भ में अलग-अलग आयामों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने हेतु देखिए, औपनिवेशिक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक अतीत पर आधारित है। इस कारण हमें ऐसे कानून या प्रक्रिया मौजूद है जो देश के वर्तमान सामाजिक आर्थिक संस्कृति संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक या अनुप्रयुक्त है। हमने कहा था कि ये जो कानून है ये ब्रिटिश समय की है। हमारा वर्तमान सामाजिक आर्थिक और संस्कृति के संदर्भ में इसे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो कानून है, ये कानून क्या क्या हमको बतलाता है। पहला कौन सा है? भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023। ये पूरा हिंदी में, देखिए भारतीय न्याय संहिता, वहां पे था इंडियन पेनल कोड, यहाँ पे पूरा हिंदी में है। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। आईपीसी देश के दंडनीय अपराध क्रिमिनल ऑफेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख कानून है। दंडनीय अपराध क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ये कानून है। देखिए, 1834 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा न्यायालय की क्षेत्राधिकार शक्ति और अधिनियम के साथ साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानून की जांच करना था। इस आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक मौजूदा तैयार किया था। इस मौजूदा इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित था। तो हमसे पूछ सकता है आईपीसी किस लॉ पे आधारित था? तो इंग्लिश कॉमन लॉ। इससे औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। औपनिवेश मतलब देश के हितों में कम, औपनिवेशिक हित में ज्यादा, इसे रख के बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसमें कई संशोधन किए गए। इस सही परिवर्तन और संशोधन ने इसे एक जटिल कानून संहिता बना दिया। देखिए, इसे स्वतंत्रता के बाद इससे बहुत अच्छा, देश के लिए अच्छा कानून बनाया गया। फिर भी कुछ मामलों में ये पीछा हो जाता है, जैसे कि मैं आपने आगे पढ़ा है। देखिए, इस नए विधेयक का लक्ष्य क्या है? कानून व्यवस्था को मजबूत करना, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, मौजूदा कानून को आमजन की वर्तमान स्थिति के लिए प्रासंगिक बनाना। देखिए, इसका मकसद है कि कानून को इजी बनाना, ताकि हमारा देश में पूरा फिजिबल हो सके, पूरा देश में लागू अच्छे से किया जा सके और निर्दोष को सजा न मिल सके। इसीलिए इस कानून का बनाने का मेन उद्देश्य है। विधेयक के मुख्य बिंदु पर एक नजर। देखिए, राजद्रोह, सेडिटेशन, इस विधेयक में राजद्रोह, जैसे कि देश का कोई चीज हम लीक कर दिए, विदेशी को भेज दिए, जैसे देश के बारे में खबर पहुंचा दिए, तो उसको हम राजद्रोह करेंगे। इस विधेयक में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 ए संबंधित अपराध को हटा दिया गया। इसके बजाय यह निम्नलिखित दंड हेतु प्रावधान करता है। देखिए, इसमें क्या दिया गया आईपीसी वो जो था उसको हटा के अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक
गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता के खतरे में डालना। इस अपराधों में शब्द या संकेतों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग करना आदि शामिल हो सकता है। इस अपराधों के लिए 7 वर्ष तक का कैद या आजीवन कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया जाए। देखिए 7 वर्ष के लिए जेल, आजीविका कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देखिए ये सख्त किया गया है देश के हित में। देखिए आतंकवाद के लिए क्या क्या किया गया है। विधेयक में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना। आतंकवादी कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल है: हत्या करने, जीवन के लिए खतरा पैदा करने या भ्रम का संदेह फैलाने के लिए बंदूक पदार्थ, जीवन का रासायनिक प्रयोग करने के लिए, संपत्ति का नष्ट या आवश्यक सेवाओं में बाधित करना, गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध संधियों में शामिल गतिविधि जैसे कि विद्यमान को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लेना या बंधक बनाना।